हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस विद MS वाई चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में आपको लेके आए हैं कक्षा 9th का हिंदी मीडियम यानी NCERT बुक का चैप्टर नंबर पहला है साइंस का। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर नंबर पहला है साइंस का NCERT 9th क्लास का। तो शुरू करेंगे क्या है चैप्टर में। तो सबसे पहले ये क्या है, नोट्स है चैप्टर का, पूरे चैप्टर का नोट्स है। तो पहला हेडिंग से आते हैं पदार्थ क्या है इसके बारे में जानेंगे। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। और इसका बिंदु कह रहा है पदार्थ स्थान घेरता है, इसका द्रव्यमान होता है। तो क्या हुई, ये पदार्थ की परिभाषा हुई। पदार्थ क्या है आपने ये जाना, और पदार्थ क्या है किसकी प्रॉपर्टी, ये स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। और कह रहा है दूसरी हेडिंग आती है इसकी, कणों के भौतिक गुण। इसके बाद भौतिक गुण क्या होते हैं कणों के। पदार्थ कणों से बना है, यानी कि पदार्थ जो है कणों से बना है और ये सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, यानी कि पदार्थ के अत्यंत क्या है, पदार्थ के कण जो होते हैं अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थों के अभिलक्षण गुण क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। तो क्या नंबर 1, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। कहने का मतलब है पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गति करते रहते हैं। मॉन्सन यानी कि उनके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, यानी काइनेटिक्स एनर्जी उनके पास होती है। इसलिए क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या है एक दीर्घ का, इसमें जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में बीच में प्रतिरिक्त स्थान में आप समावेशित हो जाते हैं, यानी सिलेक्टेड हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है। यानी कहने का मतलब है ये दो बीकर लिए हैं इन्होंने और इसमें पानी डाला, और पानी में क्या है नमक, यानी लवण डाला है। और लवण डालने के बाद पानी के कण और नमक के जो कण हैं आपस में एक दूसरे में सिलेक्टेड समावेशित हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कह रही है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कहने का मतलब है पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें एक दूसरे को आकर्षित करने के गुण पाए जाते हैं। अब कह रहे हैं जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धार टूट जाती है? नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी हुई होती है। इसका मतलब यह है पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, यानी एट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े होते हैं। कहने का बिंदु है पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है और द्रव अवस्था, माध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होती है। और अगला बिंदु कह रहा है आपका आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक है और द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है। और नेक्स्ट कह रहा है गैसीय अवस्था में कणों की गति मध्यम होती है और द्रव अवस्था में न्यूनतम और ठोस अवस्था में अधिकतम होती है। कहने का मतलब तीनों पॉइंट समझने की कोशिश करें। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उनकी गति ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। कहने का मतलब है गति ऊर्जा होती है ठोस पदार्थ सबसे कम होती है। द्रव अवस्था की बात करें तो मीडियम, और गैसीय अवस्था की बात करें तो सबसे अत्यधिक होती है। आकर्षण बल, नेक्स्ट कह रहा है आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक होता है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है ठोस कैटेगरी में ज़्यादा दूर होता है और द्रव में क्या है मध्यम रहता है और गैस में सबसे कम रहता है। और नेक्स्ट कह रहा है गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है और द्रव अवस्था और न्यूनतम होती है। और ठोस की बात करें तो ये क्या अधिकतम होती है कणों की गति। इसी प्रकार अगले पेज पर जाएंगे, इसको समझा पदार्थ क्या है, पदार्थ के कणों के भौतिक गुण क्या हैं और पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण क्या हैं, इनको जाना। इसके बाद जानेंगे अगला पेज पे जाएंगे और पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज आ जाने पर क्या है, अब पढ़ेंगे पदार्थों की अवस्थाएं। ये क्या है 9th क्लास में की लेवल्स के हिसाब से चैप्टर है, नोट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो क्या है पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, हिंदी मीडियम्स का नोट्स। तो कह रहा है भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। क्या है 3 अवस्थाएं होती हैं। आपको पहले से स्ट्रक्चर समझें, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, कुछ द्रव की, ठोस की इस प्रकार होती है, द्रव की इस प्रकार होती है, गैस की इस प्रकार होती है। ठोस की बात करें तो इसके जो कण होते हैं मॉलिक्यूल एक दूसरे से सटे, यानी आपको नज़र आ रहा होगा चित्र ए में, क्या है ठोस के जो कण होते हैं एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर
चिपके रहते हैं। और बात करें द्रव की तो इसकी जो कण होते हैं छड़ा दरा क्या है, जरा क्या है, ठोस से दूर दूर रहते हैं। और गैस की बात करें तो गैस के जो कण होते हैं सबसे दूर दूर होते हैं। इनका डिफरेंस जो होता है दूरियों का सबसे कम ज़्यादा रहता है आपके गैस में और उससे कम आपका द्रव में। और बात करें ठोस की, सबसे ज़्यादा दूरी का गैप सबसे कम होता है आपका ठोस में। तो क्या है, ठोस के कण सबसे सटीक बारीक बारीक क्या है जुड़े होते हैं। ये भी दिखाया चित्र के माध्यम से सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था के बाद क्या है, सबसे पढ़ेंगे ठोस अवस्था। यानी ठोस अवस्था की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है आपकी एक निश्चित आकार होता है, यानी ठोस का एक निश्चित आकार होता है। दूसरी की बात करें, दूसरा प्रॉपर्टीज़ करिए इसकी, ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं भाई। तो क्या है, ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। इसी प्रकार अगले नोट्स पे जाएंगे और भी ठोस की अवस्थाएं जानेंगे, प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। अगले नोट्स पर तीसरी प्रॉपर्टी है ठोस की निश्चित या स्थिर आयतन होता है। यानी कि ठोस के पास क्या है, निश्चित आयतन और स्थिर आयतन होता है। और नेक्स्ट इसका जो चौथी प्रॉपर्टीज है इसकी, इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है, ये दृढ़ होती है, कह सकते हैं। इनकी संपीड़ितता होती है, क्या होती है, नगण्य होती है, या कह सकते हैं दृढ़ होती है। उदाहरण के लिए एक दो उदाहरण पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इस नोट्स में 4 उदाहरण हैं, 2 उदाहरण बेस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। बल लगाने से रबड़ बैंड आकार में बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है। तो क्या है, ये ठोस कैटेगरी का लक्षण है। यानी रबड़ बैंड क्या है, आकार में बदल जाता है यानी बल लगाने पर, और लेकिन बल हटा लेने पर पुनः अपनी उसी स्थिति में आ जाता है। और अत्यधिक बल लगा दिया जाए रबड़ बैंड पे तो क्या है, टूट भी सकता है। क्या है, ठोस का लक्षण इसके अंदर विद्यमान है, इसलिए ऐसा होता है। और नेक्स्ट करा है, ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। कहने का मतलब क्या है, यानी ठोस पदार्थों की गतिज ऊर्जा होती है न्यूनतम होती है, इसलिए क्या है, ठोस पदार्थों की निश्चित और दृढ़ आकार होता है। इसलिए क्या है, 2 क्या है इसके उदाहरण हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है आपकी द्रव की अवस्था, यानी द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी, यानी दूसरा अवस्था है द्रव अवस्था। यानी द्रव के अब किसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, द्रव तरल होते हैं, उनको भाव होता है, यानी कि द्रव जो होते हैं तरल होते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ करिए आपकी, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता और ये बर्तन का आकार ले लेते हैं, यानी कि जिस बर्तन में रखेंगे और उसी का आकार ले लेते हैं। क्या है, द्रव की कोई आकार नहीं होता है। और नेक्स्ट कह रहा है, द्रव का निश्चित आयतन होता है, यानी कि द्रव का क्या है, निश्चित आयतन होता है, सेटिस्फाई वॉल्यूम्स होता है। क्या है, द्रव का निश्चित आयतन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, द्रव्य में बहुत कम संपीड़ितता होती है। कहने का मतलब है द्रव्य में क्या है, बहुत कम संपीड़ितता होती है। और इसके भी 2 उदाहरण पढ़ेंगे। द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है, यानी कि द्रव के कणों में आकर्षण बल जो होता है उसका आयतन निश्चित रखता है। और द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी का आकार ले लेते हैं। क्या है, द्रव की 2 उदाहरण हैं प्रॉपर्टीज के साथ साथ। और अगली अवस्था आती है आपकी गैसीय अवस्था। तो गैसों के लक्षण पढ़ेंगे। तो क्या, गैसों में बहाव गैस अवस्था के लक्षण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। गैस में बहाव होता है, यानी देखा होगा आपने, गैस सभी दिशाओं में बहाव करने लगती है। और गैसों में संपीड़ितता अधिक होती है, यानी कि सिकुड़ने की प्रॉपर्टीज़ क्या है, संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती। क्या है, गैसों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती। और चौथा कह रहा है, गैसों में कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है। और 5वां कह रहा है, गैस में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है। कहने का मतलब है इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित रहते हैं। गैसों के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैस में बहाव होता है। इसलिए क्या है, गैस के जो कण होते हैं क्या है, पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं सभी तरफ दिशाओं में घूमने के लिए। इसी प्रकार अगले नोट्स पे जाएंगे और उसको जानेंगे और आगे चलते हैं इसी के साथ। और अगला पेज पर अगला नोट्स है आपका पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन, यानी कि 9th क्लास का अगला जो चैप्टर का अगला नोट्स क्या है, पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि पदार्थों की अवस्था में किस प्रकार से चेंजिंग होती है। आपने तीनों अवस्थाओं को पढ़ा और उसकी प्रॉपर्टीज को जाना। इसके बाद क्या है, पानी
जानेंगे पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है, यानी कि पानी सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि ठोस अवस्था में मिलता है, द्रव, गैस तीनों अवस्था में मिलता है। यानी ठोस की बात करें तो ये बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, और द्रव की बात करें तो ये गैस पानी के रूप में पाया जाता है, और गैस की बात करें तो ये वाष्प के रूप में पाया जाता है। आगे पढ़ेंगे, गर्म करने पर बर्फ़ पानी में परिवर्तित हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है, और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थों की भौतिक अवस्था को 2 तरीकों में परिवर्तित किया जाता है, 2 तरीकों से परिवर्तित किया जाता है, यानी कि टेम्परेचर से पढ़ेंगे। पहले टेम्परेचर से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो ताप में परिवर्तन, यानी कि एक ये आपको चित्र समझेंगे, चित्र के अनुसार समझेंगे। उसके बाद परिभाषाएं पढ़ेंगे, तो क्या है ये, क्या है, एक बर्नर है, इंस्ट्रूमेंट है केमिस्ट्री का, तो क्या है, थर्मामीटर वही। तो ये बर्नर है, बर्नर यानी कि चूल्हा बोल सकते हैं हिंदी में इसके लिए। तो ये क्या है, एक बीकर के लिए पानी भर के इसमें गर्म किया, और थर्मामीटर से क्या है, उसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट नापा थर्मामीटर की सहायता से, और जानेंगे इसकी परिभाषा से समझेंगे। इस चित्र के अनुसार देखा आपने। इसके बाद क्या है, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है, यानी कि कहने का मतलब है जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए हम 0 डिग्री कह सकते हैं या फिर 273 केल्विन कह सकते हैं, यानी कि गलनांक पढ़ा। गलनांक की परिभाषा जानी आपने, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। तो जिस तापमान पर क्या है, कोई ठोस पिघल कर द्रव अवस्था बनता है, तो क्या है, गलनांक की विधि कहलाती है, और वह इसका गलनांक कहलाता है। और बर्फ़ का गलनांक आपने पढ़ा 273.16 केल्विन कह सकते हैं, या फिर 0 डिग्री, या कह सकते हैं 273 प्योरिटी के साथ ले सकते हैं। और इसका जो बिंदु कह रहा है आपके लिए, जब बर्फ़ पिघलती है बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद क्योंकि संघनन की गुप्त ऊष्मा तापमान के बढ़ने नहीं देती। ये खास प्रॉपर्टी है इसकी। अब आती है संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री बर्फ़ के कणों की तुलना में 0 डिग्री पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। ये क्या है, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसके बारे में जानेंगे। जाना, अब भाई क्या जाना आपने, संगलन की गुप्त ऊष्मा होती क्या है, यानी कहने का मतलब है एक एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब पर, यानी 1 किलोग्राम ठोस के लिए गलनांक करने पर क्या है, द्रव में बदलने की जो प्राप्त ऊष्मा, जितनी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होती है भाई, तो वो कहलाती है आपकी संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो क्या है, 0 डिग्री बर्फ़ के कणों की तुलना में 0 डिग्री पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। अब आगे पढ़ेंगे या अपने संगलन की गुप्त ऊष्मा को जाना, और आगे पढ़ेंगे आपके क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक जाना आपने, यानी कि ठोस किसी बर्फ़ के लिए द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया। और संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है जिसकी क्या है, ठोस पदार्थ किसी ठोस बर्फ़ के लिए द्रव अवस्था में बदलने के लिए जो कि उसकी गुप्त ऊष्मा की ऊर्जा, यानी गुप्त ऊष्मा की उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। और कह रहा है क्वथनांक पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर, यानी वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक की समष्टि गुण होते हैं। जल का क्वथनांक 373 केल्विन, या फिर कह सकते हैं 100 डिग्री, या फिर 273 इक्वल 373 केल्विन कह सकते हैं। यानी कि वायुमंडल की वह प्रक्रिया जिसमें क्या है, द्रव जो है उबलने लगता है, खोलने लगता है, तो वो क्रिया कहलाती है आपकी क्वथनांक कहलाती है। और क्वथनांक की समष्टि गुण के साथ साथ पढ़ेंगे क्या है, जल का क्वथनांक जो होता है 273 केल्विन होता है, या फिर 100 डिग्री कह सकते हैं। दोनों को जोड़ के प्योरिटी मिला सकते हैं, 373 केल्विन, 100 डिग्री प्लस 273 इक्वल 373 केल्विन। अब कह रहा है बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। ये कह रहा है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने की जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता यानी रिक्वायरमेंट होती है, यानी 1 किलोग्राम द्रव को
क्वथनांक पर, और जो कि वाष्प में बदलने की जो क्रिया होती है और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट पड़ती है ऊष्मा की, उसे कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ये जाना, ये क्या है, परिभाषा है खाली। गलनांक, संगलन की गुप्त ऊष्मा, क्वथनांक 1-2 नंबर में आपकी 9th लेवल के हिसाब से पूछ ली जाती हैं डेफिनेशन के साथ साथ। इसी के साथ आपने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को जाना। अब आगे बढ़ेंगे, अगले नोट्स पे बढ़ेंगे। इसके बाद एक एग्जाम्पल है, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती। यानी कि जब पानी को उबालते हैं तो उसके क्या तापमान में वृद्धि नहीं होती, यानी टेम्परेचर में। क्यों नहीं होती? तापमान 100 डिग्री ही रहता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है, इसलिए क्या है, पानी को उबाला जाता है और पानी के तापमान में वृद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसका कारण है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण एट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ती रहती है, इसलिए। अतः 100 डिग्री तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट कह रहा है, तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, जैसे कि नीचे आरेख में दिखाया गया है। कह सकते हैं टेम्परेचर के अनुसार ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदला जा सकता है, द्रव अवस्था को गैस अवस्था में, गैस अवस्था को द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में क्या है, बदला जा सकता है। किसके थ्रू? टेम्परेचर के थ्रू। आपको नजर आ रहा है, ठोस अवस्था के लिए ऊष्मा के द्वारा क्या है, द्रव अवस्था में बदल सकते हैं, और शीतलता के द्वारा ठोस अवस्था में द्रव को ला सकते हैं। और अगला बढ़ेंगे तो ऊष्मा के द्वारा क्या है, गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है, और गैसीय अवस्था को शीतलता द्वारा द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। तो क्या है, ये सब क्या है, कंडीशन है। चेंजिंग टेम्परेचर के थ्रू क्या है, यानी कि अवस्था को बदला जा सकता है एक दूसरे में। और अगला हेडिंग जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है चैप्टर नंबर पहले का। तो क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो इसकी सबसे पहले परिभाषा को डेफिनेट करेंगे। तो क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ वायुमंडल में ऐसे भी पदार्थ हैं जो कि सीधे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदले गैस अवस्था में आते हैं, और गैस अवस्था के सीधे द्रव अवस्था की कोई मैटर नहीं है, ठोस से सीधे गैस में जाते हैं, और गैस के बाद सीधे क्या है, ठोस में चेंजिंग होते रहते हैं। तो वो होते हैं आपके ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। ऐसे पदार्थ क्या हैं, उत्पादन के एग्जाम्पल्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दे रखा है इसमें थोड़ा सा कपूर या फिर अमोनियम क्लोराइड कह सकते हैं, लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए, और ये क्या है, चीनी की प्याली की कीप डेल्टा करके रखिए। क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो इसके चित्र के अनुसार ही समझेंगे। तो क्या है, बर्नर, ये क्या चूल्हा बताया, बर्नर, इसी गैस का चूल्हा जो बर्नर है। और क्या है, ठोस यानी ठोस अमोनियम क्लोराइड लिया आपने, और क्लोराइड को क्या है, अमोनियम क्लोराइड को क्या, एक बीकर यानी बांस बना अमोनियम क्लोराइड है ये, क्या सॉरी ठोस अमोनियम क्लोराइड जो है एक बीकर में लिया, और ये क्या है, उसको गर्म किया। तो गर्म करने के बाद क्या है, ये ठोस अवस्था में है, और ठोस अवस्था क्या है, ये द्रव अवस्था में नहीं आएगा, बल्कि सीधे क्या है, गैस अवस्था में जाएगा। और आपके लिए क्या लगाना होगा, ये आपको वाष्प के रूप में जा रहा है नज़र, और क्या लिखा रखा है इसमें, और ऊपर की जा 20 की जो होती है उस पर क्या है, रुई लगाएंगे। तो क्या है, आपको नज़र आने लगा ठोस के जो कण होते हैं अमोनियम क्लोराइड के रुई के संपर्क में आएंगे, और आपको साफ नजर आएगा कि ये क्रिया क्या है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया होगी। किस प्रकार होगी, कोई पदार्थ ठोस अवस्था सीधे क्या है, गैस अवस्था में गया है, और गैस अवस्था से अब दोबारा कन्वर्ट ठंडा करके लाएंगे तो फिर ठोस में आएगा, द्रव का कोई मैटर नहीं होता। यही क्रिया आपकी कहलाती है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्या है, टॉपिक है दाब परिवर्तन पर प्रभाव। यानी दाब परिवर्तन पर प्रभाव क्या पड़ता है, यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में बदल जाता है। कहने का मतलब है दाब बढ़ाएंगे, तापमान घटाएंगे तो गैस का गैस को द्रव में बदला जा सकता है। कहने का मतलब है किसी सिलेंडर है, सिलेंडर पिस्टन दबाएंगे तो क्या उसके कण क्या है, इकट्ठे हो जाएंगे। ये दिखाया गया है इसमें चित्र में। और क्या है, सिलेंडर है, पिस्टन को और दबाएंगे तो क्या
क्या कण इकट्ठे होते जाएंगे। कहने का मतलब है दाब बढ़ाएंगे, तापमान घटाएंगे तो गैस क्या है, द्रव में बदली जा सकती है, दिखाया गया है। इसी के साथ अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। इसी के साथ क्या है, इससे निष्कर्ष क्या लिखते हैं, ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण क्या है, नज़दीक आ जाते हैं। और कहने का मतलब है, और कह रहा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस बोलते हैं इसके लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है छोटा मोटा, और परीक्षा में पूछा भी गया है। तो क्या है, ड्राई आइस कौन सी गैस है, तो आपको CO2 लगाना होगा, तो आपको पढ़ेंगे दोबारा। तो क्या है, ड्राई आइस को वापस गैसीय CO2 में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले, इसलिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तय करना होगा। ड्राई आइस सूक्ष्म बर्फ इक्वल ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड CO2 कह सकते हैं। और नेक्स्ट है, दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण किया जा सकता है। कहने का मतलब है टेम्परेचर के थ्रू क्या है, तीनों अवस्थाओं को एक दूसरी अवस्था में बदल सकता है, और दाब के थ्रू भी क्या है, तीनों अवस्थाओं को एक अवस्था से दूसरी अवस्था बदला जा सकता है। तो क्या है, ये भी दिखाया गया है। द्रव की क्या है, द्रव सबसे पहले लेंगे ठोस सोर्स से नहीं, संगलन द्वारा क्या है, द्रव अवस्था में बदला जा सकता है, और द्रव द्वारा जमना यानी जमने की प्रक्रिया द्वारा द्रव के लिए ठोस अवस्था में बदला जा सकता है। और द्रव पे जाएंगे, द्रव की क्या है, बाष्पीकरण विधि द्वारा क्या है, गैस में द्रव के लिए बदला जा सकता है, और गैस के लिए संघनन विधि द्वारा द्रव में बदला जा सकता है। इसी प्रकार ठोस के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा गैस में बदला जा सकता है, और गैस के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा ठोस में बदला जा सकता है। देखो है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट्स है। इसी प्रकार नेक्स्ट कह रहा है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण क्या हो, बाष्पीकरण क्रिया क्या होती है, एक ऐसी सतही प्रक्रिया होती है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदल लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। कहने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे क्या है, कुछ कण क्या है, वाष्प होने लगते हैं, वाष्पित होने लगते हैं, तो यह क्या कहलाती है, बाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। और नेक्स्ट को जानेंगे, सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, और इसी कारण वाष्प में बदल जाते हैं। कहने का मतलब है उनमें क्या है, गतिज ऊर्जा कणों में अधिक होने लगती है, बट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते, और बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही गतिज ऊर्जा होने के कारण वो क्या है, वाष्प में बदलने की क्षमता रखते हैं। इसी क्या है, ऐसी प्रक्रिया जो होती है आपकी बाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब कह रहा है बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। तो पहले जानेंगे सतही क्षेत्रफल, यानी कि सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी कि तो क्या है, कुछ गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, कारक हैं। तो क्या है, सतही क्षेत्रफल जो है, सतही क्षेत्रफल के बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर क्या है, बढ़ जाती है। और नेक्स्ट कह रहा है तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि सतही क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तब भी क्या है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब भी क्या है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और नेक्स्ट कह रहा है आपका आर्द्रता। आर्द्रता मतलब है अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ज़्यादा आर्द्रता कम वाष्पीकरण होगा, यानी कि नमी, यानी कि कहने का मतलब है हवा में अगर नमी पाई जाती है तो क्या है, वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन यहाँ से। तो एक कह रहा है चौथा प्रॉपर्टी है वायु की गति। वायु की गति कहने का मतलब वायु की गति का क्या इफेक्ट पड़ता है वाष्पीकरण पर, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। और क्या कह रहा है, वाष्पीकरण में शीतलता होती है, ये भी पढ़ेंगे। वाष्पीकरण में क्या है, शीतलता यानी ठंडापन भी होता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतलता हो जाती है। क्या है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण जो होते हैं अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। और इसी कारण क्या होता है, अवशोषण के कारण क्या होता है, अवशोषण के कारण वातावरण की शीतलता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए पढ़ेंगे, अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होने लगती है। तो क्या है, एसीटोन शीतलता करने का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो क्या है, यही चैप्टर क्लोज होगा आपका। तो 9th क्लास का चैप्टर नंबर पहले का नोट्स है, सभी के सभी हेडिंग्स हैं, और सभी की पूरा का पूरा चैप्टर इसी समावेशित है। पूरे चैप्टर क्या है, इसी में
समावेश है। तो इसके साथ साथ आपकी फुल डिटेल के साथ जानकारी नोट्स के माध्यम से, एनसीईआरटी नोट्स के माध्यम से क्या है मैंने आपकी स्टडी कराई इस चैप्टर के माध्यम से। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगला वीडियो अगले चैप्टर का इसी चैनल पर आपको जल्दी प्रोवाइड होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।